हेलो एवरीवन। अभी हमने एमपीटीओ का एग्ज़ाम पेपर जिसमें 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज 26 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर आपने पुराने 25 तक क्वेश्चन नहीं देखे उनको आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला 26 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर गति के लिए सर्वाधिक कौन सी मोटर यूज की जाती है। तो स्थिर गति के लिए सर्वाधिक हमारी कौन सी मोटर यूज की जाती है। सीरीज मोटर में क्या होता है, जैसे हम ग्राफ खींचे, ये करंट है, आइए ये एन स्पीड है, ठीक है ना। अगर करंट का मान यहाँ पे मान लीजिए 0 हुआ, हम चलिए सीधे आपको दिखाते हैं। सीरीज मोटर का पहले देखते हैं। सीरीज मोटर में ये होती है हमारी स्पीड, ये होती है करंट। हम ग्राफ खींच के बताते हैं। अगर नो लोड पे है तो करंट का मान 0 होगा, तो स्पीड सीरीज मोटर की क्या होती है, 1/5। और सीरीज मोटर में क्या होता है, हमारा सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों सीरीज में रहते हैं। तो जब ये करंट का मान 0 होता है, मतलब यहाँ पे जब हमारा मान 0 है, तो जब हमारा 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, स्पीड अनंत हो जाएगी। तो नो लोड पे, और जैसे ही लोड बढ़ाते जाएंगे हमारी स्पीड घटती जाएगी, मतलब हमारी ये स्थिर लोड की नहीं है। दूसरा है शंट मोटर। शंट मोटर में क्या होता है, ये स्पीड और ये आर्मेचर करंट, नो लोड पे जितनी स्पीड होती है उतनी फुल लोड पे, लेकिन कुछ स्पीड कम होती है, 2 से 5%। ये होती है हमारी किस कारण से, बैक ईएमएफ के कारण, एबी के कारण। एबी के कारण कुछ कमी आती है जिससे ये कमी हो जाती है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसके लिए हमारा आंसर होगा शंट मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर क्यों पसंद की जाती है। देखिए, स्लिप रिंग मोटर क्या होती है, जिसमें रोटर बाउंडेड होता है। तो रोटर में ये हम रोटर सर्किट में ये 3 रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं। ये मान लीजिए रोटर सर्किट है, इसमें 3 स्लिप रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। पहली कंडीशन में रेजिस्टेंस शॉर्ट रहते हैं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस में करंट क्या होती है, वोल्टेज के फेज में होती है। तो पावर फैक्टर क्या हो गया, 0 डिग्री। प्योर रजिस्टिव में हम इंडक्टिव लोड है, कॉइल इंडक्टिव है, इसमें रेजिस्टेंस ये जोड़ दिए तो करंट पहले अगर हमारी लैग करती थी, जैसे हमारी ये वोल्टेज है, ये करंट लैग करती थी, तो रेजिस्टेंस के कारण इतने पे आ जाएगी, पावर फैक्टर एंगल घटेगा। जब पावर फैक्टर एंगल घटेगा तो टार्क बढ़ जाएगा। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का हमारा यूज क्यों किया जाता है, उच्च प्रारंभिक टार्क के लिए। इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, उच्च प्रारंभिक टार्क के लिए बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 28 नंबर, समान मान के 3 प्रतिरोध को जब 3 फेज सप्लाई 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो, अब देखिए स्टार में क्या होता है, जो पावर होती है √3 VI cos∅, 3 फेज की। लेकिन जब इसको हम डेल्टा में जोड़ देते हैं तो 3 गुना ज़्यादा करंट लेती है। तो पी डेल्टा क्या हो जाएगा, पी स्टार का 3 गुना। ये बेसिक में है, इसको आपको समझाएंगे हम अगली क्लास में। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा, अधिकतम पावर किस में अवशोषित करेगी, तो हमारा आंसर हो क्या, डेल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज सहन कर सकता है। अब देखिए, हमारे जो पहला फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट लैंप मतलब ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में हमारी क्या लगी होती है, चोक, जो कि एक ब्लास्ट का काम करती है, जो कि पहले हमको स्टार्ट के समय 1000 वोल्टेज तक प्रदान करती है। मतलब 1000 वोल्ट तो हाई वोल्टेज हो गया। फिर क्या है, मर्क्यूरी वेपर लैंप, इसमें भी हम ट्रांसफार्मर, वो ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज किए जाते हैं, तो इसमें भी अधिक वोल्टेज प्रचारित हो सकती है। इनकेंडिसेंट लैंप, अब देखिए इनकेंडिसेंट लैंप में हमारा केवल फिलामेंट होता है, ठीक है ना। फिलामेंट हमारा बनाया जाता है एक्यूरेट वोल्टेज के लिए। अगर हम इसको 220 का है, अगर हम इसको 300 वोल्ट देंगे तो ये हमारा फ्यूज हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर तो सी होगा। लेकिन मर्क्यूरी वेपर ब्रांड 250 वोल्ट की बनाई जाती है, ए फ्लोरोसेंट लैंप, मर्क्यूरी वेपर, सोडियम वेपर। तो इनमें पहले जो ब्लास्ट होता है वो हाई वोल्टेज देता है। फ्लोरोसेंट लैंप 1000 वोल्ट तक की ब्लास्ट उपयोग करते हैं। मर्क्यूरी वेपर लैंप में 470 से, मर्क्यूरी वेपर लैंप में 470 से 600 वोल्ट, 470 वोल्ट से
600 वोल्ट तक की वोल्टेज उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये तो हाई वोल्टेज की हो गई। इसका आंसर हमारा होगा इनकैंडिसेंट लैम्प। अगला क्वेश्चन है, रोटेटिंग घूर्णी रेक्टिफायर का उपयोग में किया जाता है। देखिए, घूर्णी रेक्टिफायर जो हमारा अल्टरनेटर होता है, जैसे जो भी अल्टरनेटर उसमें ब्रश नहीं लगे होते हमारे, जैसे हमारी ये अल्टरनेटर के यहाँ पे स्लॉट कटे होते हैं, इनमें 3 फेज स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग रखी होती है यहाँ पे। ये हाई वोल्टेज के लिए इसको हम डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं, इसमें हमको कोई ब्रश या स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। प्रतिरोध को इसके द्वारा मापा जाता है। प्रतिरोध को मापने के लिए हमको सीधा ओम मीटर को यूज किया जाता है। वाट मीटर पावर नापने के लिए, पावर फैक्टर नापने के लिए पावर फैक्टर को cos फाई से दर्शाते हैं। पावर फैक्टर नापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर जैसे रीड टाइप होता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी जैसे कि ये कितने वेव फ्रॉम में होते हैं, इनमें क्या होता है कि सिलिकॉन स्टील की पट्टी लगी होती है। जैसे देखिए, ये सिलिकॉन स्टील की पट्टी लगी होती है, जब इसमें सप्लाई देते हैं तो ये ऊपर नीचे दोलन करती है, ये हमको हिलती होती है, जितने दोलन करेगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी में आप को हमेशा जैसे ये हमारा लोड लगा हुआ है फ्रीक्वेंसी मीटर में, जैसे ये हमारा लोड लगा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी मापने के लिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मीटर को लगाएंगे, ये हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जीनर डायोड में होता है। ठीक है ना, पहला है फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग, निम्न रिवर्स वोल्टेज, तीव्र ब्रेकडाउन, ऋणात्मक प्रतिरोध रक्षण। देखिए, जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल, इसको हमेशा क्या करते हैं हम, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। रिवर्स बायस में यूज करने से मतलब क्या है कि ये वोल्टेज कंट्रोल, मतलब कि जो स्थिर वोल्टेज डिवाइस है, हमको अगर यहाँ पे हम कोई ये सप्लाई देने के बाद अगर यहाँ पे हम कोई लोड लगाते हैं तो हमको ये जितनी हम सप्लाई देते हैं उतनी ही सप्लाई हमको इस लोड को देगा। अगर किसी भी कंडीशन में वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आता है तो ये उसको प्रभावित करने से रोक देगा, मतलब स्थिर लोड के लिए। तो इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होती है, निम्न रिवर्स वोल्टेज रेटिंग तीव्र ब्रेकडाउन। अगला क्या है, ऋणात्मक प्रतिरोध लक्षण। इसमें क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च, देखिए इसको फॉरवर्ड में तो यूज ही नहीं करते हैं तो फॉरवर्ड नहीं होगा। दूसरा है रिवर्स, निम्न रिवर्स वोल्टेज रेटिंग, इसका यही होगा, क्योंकि हम रिवर्स वाइज में यूज करते हैं तो वोल्टेज अधिक तक ये सहन कर सकता है और ब्रेकडाउन ज़्यादा वोल्टेज पे होगा, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिकतम होती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सीधे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं। बचा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग, कम वोल्टेज, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग। तो क्या है, किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, जिस वाइंडिंग में, तो उच्च वोल्टेज, अगर V2 का मान ज़्यादा है V1 से तो N2 का मान भी ज़्यादा होगा N1 से। ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, 34 नंबर क्या है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस प्रकार करती है। सिंगल फेज मोटर में लोड, वो जो कॉइल होती है इंडक्टिव होती है, इसलिए वो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी। अब देखिए, और यूनिटी पावर फैक्टर पे कभी नहीं कार्य करेगी। लीडिंग कॉइल होती है तो लीडिंग काम नहीं करेगी। जीरो पावर फैक्टर तो प्योर अगर इंडक्टिव है तभी काम करेगी, लेकिन उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा 0.6 लैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। मेन स्केल, डिवीजन स्केल, हेड स्केल में डिवीजन की संख्या का अंतर। मेन स्केल, हेड स्केल डिवीजन संख्या की, मेन स्केल डिवीजन संख्या मुख्य संख्या द्वारा विभाजन। तो ये आपका पीटर का क्वेश्चन है, इसको आप सीधा अपना बी लगाइएगा, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बंद परिपथ में प्रवेश होने वाले तथा निकलने वाले बिंदु को कुल योग शून्य होता है। ये किसका नियम था, कूलॉम का नियम। फैराडे का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये नहीं होगा। ओम का नियम क्या होता है, V = I × R। ये क्या है कि
ये स्थिरांक है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ेगी, ठीक है, ये ओम का नियम कहता है। मैक्सवेल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कार्य मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। तो इसमें क्या बोला, बंद परिपथ, अच्छा उसने दो नियम दिए थे, तो एक वोल्टेज का नियम था, एक आवेश का नियम था। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे ये धाराएं आ रही हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो इसको I1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट हमारा 0 होगा। इसके लिए क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम, ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर। स्क्रू की पिच होती है, स्क्रू पिच की होती है स्क्रू की कुल लंबाई, स्क्रू के घूर्णन की अच्छी लंबाई, और जो हमारा स्क्रू होता है, जैसे स्क्रू की लंबाई, ये पिटा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा, मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसका ये आंसर होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार की वायरिंग अधिक यांत्रिक और अग्र सुरक्षा प्रदान करती है। अत्यधिक सुरक्षित वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, क्लीट वायरिंग। तो इसमें जो क्लीट वायरिंग होती है वो अस्थायी वायरिंग होती है, इसमें जो क्लीट वायरिंग होती है वो अस्थायी वायरिंग होती है, ठीक है। केसिंग केपिंग वायरिंग जो घरों में की जाती है, बैटन वायरिंग, ये कंड्यूट कंड्यूट जो है कि हमारे जो ये इसको लगा के इसके अंदर से वायर निकाले जाते हैं, फिर इसके ऊपर फिट करके हम कवर को लगा जाते हैं, इसलिए इसका हमारा आंसर क्या होगा, कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। भट्टी के ताप किसके द्वारा मापा जाता है, भट्टी का ताप इसके द्वारा, पायरोमीटर, उच्च तापमापी, तापमान मापना, भट्टी में ताप रहता है तो पायरोमीटर का यूज किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा इस रूप में संचित होती है। देखिए, सेल हो या बैटरी, इसमें विद्युत का रासायनिक प्रवाह यूज किया जाता है। तो इसमें हमें कौन सी ऊर्जा स्टोर होगी, रासायनिक ऊर्जा। ये विद्युत आवेशों में, जैसे ये कैपेसिटर है हमारा, उसमें कौन सी आवेश होगी, स्थिर वैद्युत। बिना बहने वाली धारा, ये तो कोई धारा नहीं होती है। नाभ की ऊर्जा जो न्यूक्लियर, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इनका यूज करके ऊर्जा बनाई जाती है, नाभ की ऊर्जा कहलाती है। इसमें सेल के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमारा रासायनिक ऊर्जा होगा, ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य का शरीर एक, देखिए आदमी को शॉक लगता है ना करंट के द्वारा, इसलिए मनुष्य का शरीर एक कंडक्टर है, चालक है, ठीक है। अचालक होता तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, तो जैसे पेपर हो गया, ब्रक हो गया, इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल होता है F बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 अपॉन D और L, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फार्मूला है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारे दो कंडक्टर रखे हुए हैं, इनमें धारा जितनी प्रवाहित, मान ली इसमें I1, इसमें I2, तो ये दोनों पैरेलल में रखे होंगे, तो इनमें जो बल होता है उसका मान जो पहले हम फार्मूला बता चुके वो होगा। तो इसमें पूछा क्या है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, चालकों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इसका आंसर हमारा होगा सी नंबर, ठीक है। 43 नंबर क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा के संदर्भ में आरएमएस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। स्क्रू जैक, फिर अगला क्वेश्चन है, स्क्रू जैक में सामान्य रूप से कौन क्या होता है, इसमें आपको सीधे याद करना है, स्क्वायर थ्रेड होता है, ठीक है, स्क्वायर थ्रेड। 45 क्वेश्चन क्या दिया है,
जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो जब कुंडली में डीसी धारा पर प्रेरित वोल्टेज निर्मित होता है, देखिए प्रेरित वोल्टेज तभी निर्मित होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो एसी में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी वोल्टेज निर्मित होता है। जब कुंडली में डीसी देने पे कोई वोल्टेज प्रभावित नहीं होगा, मतलब इसका आंसर होगा हमारा बी। जब वोल्टेज फ्लक्स में परिवर्तन होगा और डीसी हमारी स्टेट चलती है तो जितनी फ्लक्स एक बार बन गई वही बनी रहेगी, इसीलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे कार्य नहीं करता है। एसी का फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यह हमारा फ्लक्स को परिवर्तित करता रहेगा और हमारी कार्य करती रहेगी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है। 46 क्या कहता है, निम्न में से कौन से अर्धचालक यंत्र में ऋणात्मक प्रतिरोध का लक्षण नहीं होता है? FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, SCR, UJT, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या है, UJT में ऋणात्मक होता है, मतलब कि जैसे हमारा ये हमारा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये B1 है, ये B2 है और यहाँ पे एक इमीटर लगा होता है। ठीक है ना। तो इसमें जो ये रेजिस्टेंस होता है निगेटिव रेजिस्टेंस का क्षेत्र होता है। SCR में भी होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध का लक्षण होता है। जैसे ये SCR है हमारा, कैथोड, गेट, एनोड। इसमें क्या है कि रिवर्स में हमारा कार्य नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें ये UJT तो होता है इसमें रेजिस्टेंस। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसमें हमारा निगेटिव रेजिस्टेंस का क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है ना। इसके लिए हमारा आंसर होगा ए नंबर।